चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है। ये क्लास आपकी जो एक रिलीजियस फ्रीडम है हमारे संविधान में, हम लोग रिलीजियस फ्रीडम को आज हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम किस तरह हमारे संविधान में व्याख्यायित हुआ है। तो रिलीजियस फ्रीडम को संविधान की जो व्याख्या के अंदर हमको प्राप्त है उसी को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इन चार संविधान के प्रावधानों को आप लोग देखिए। ये चार संविधान के प्रावधान हैं, इनको आप देखिए। जो आपकी यह चार संविधान के प्रावधान आपके रिलीजियस फ्रीडम की पूरी व्याख्या करने की कोशिश, पूरी व्याख्या आपकी करते हैं। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 यह जो चार प्रावधान है संविधान के, यह रिलीजियस फ्रीडम को संविधान में आपके धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता को किस तरह से व्याख्यायित करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे आपके लिए। तो जो आर्टिकल 25 है, वह आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है कि कैसे आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन चारों संविधान के अनुच्छेदों को देखकर जो चीज सबसे पहले आती है कि भारतीय संविधान ने, हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने की पर्याप्त सुविधा प्रदान की है। तो पहली ही बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। क्योंकि जो अनुच्छेद 25 है, जो आपका संविधान का अनुच्छेद 25 है, वह इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने अंतःकरण की आवाज को सुनकर आप चाहे जो भी धर्म को आप चाहें उसको अपना सकते हैं, उस धर्म को आप ध्यान रख सकते हैं, उस धर्म को आप अपना सकते हैं। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए यह बात आरंभ करते हैं 25, 26, 27, 28। तो पहली ही बात जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। अगर सवाल आता है भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह व्याख्यायित की गई है, हमको संविधान के इन चार प्रावधानों को ध्यान देना होगा। 25, 26, 27, 28। अगर हम संविधान के इन चार प्रावधानों को देखें तो यह चार प्रावधान क्या बोलते हैं, यह एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। यह एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्षता पर कोई भी सवाल हैंडल कर रहे हैं, उस सवाल को हैंडल करते समय आप इन प्रावधानों को ध्यान में रखने की कोशिश करिए। 25, 26, 27, 28। तो पहली बात क्या हो गई, यह एक सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेट है वह सारे धर्मों को समान रूप से देखेगा। The state will treat the outcome of 25, 26, 27, 28. What does it mean? The state shall treat all religions and religious group equally and equal respect. Equally and equal respect. हमने कल धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, जब हमने इसका बैकग्राउंड दिया था। Equally and equal respect. राज्य का कर्तव्य है कि वह सारे धर्मों को समान सम्मान दे और समान रूप से देखे, विदाउट इंटरफियरिंग। अगला क्या है, विदाउट इंटरफियरिंग। विदाउट इंटरफियरिंग, विदाउट इंटरफियरिंग। वह व्यक्ति की जो अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, जो इंडिविजुअल राइट है, किसका, फेथ का, वर्शिप का। किसका राइट है, फेथ का, वर्शिप का। फेथ और वर्शिप, आस्था और पूजा का। जो फेथ और वर्शिप का जो अधिकार है, उस अधिकार को राज्य किसी तरह से हस्तक्षेप न करे। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर इंटरफियरिंग इन समवन्स रिलीजियस बिलीफ
बाय एनी मीन्स। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नो जस्टिफिकेशन। इन इंटरफियरिंग द पर्सनल बिलीफ, इन इंटरफियरिंग द पर्सनल बिलीफ। जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, उस व्यक्तिगत आस्था में हस्तक्षेप करने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इस धार्मिक स्वतंत्रता में पहला क्या? प्रोफेशन, कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक मामलों को वह जिस तरह चाहे वैसे वह मैनेज करे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। 27 प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट किसी एक रिलीजन का प्रमोशन नहीं कर सकता है। 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आउटकम क्या हो गया? नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग द पर्सनल बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। These are the combined reading of 25, 26, 27, 28. What does mean? व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सेकुलर स्टेट है और इक्वली रिस्पेक्ट होना चाहिए विदाउट इंटरफेयरिंग द फेथ एंड वर्शिप। इट्स क्लियर? इट इज क्लियर, देन आई कैन मूव फर्दर। इन सारे प्रावधानों से एक आउटकम और क्या है? नो स्टेट रिलीजन। 25 to 28 का मतलब क्या हो गया? नो स्टेट रिलीजन। राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। अगर आपके राज्य का कोई धर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जो आर्टिकल 25, 28 से सामने दिख रहा है, उसी से आप आर्टिकल 27 को डिराइव करो। नो कंपेल टू पे एनी टैक्सेस। आप इसी कॉन्सेप्ट से आप आर्टिकल 27 को डिराइव करो, जिसका वो क्या बोलता है कि स्टेट विल नॉट कंपेल टू एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक संस्थान के प्रमोशन के लिए, किसी भी धर्म और किसी भी धार्मिक संस्थान के प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्सेस पे नहीं कराया जा सकता। इट इज वन ऑफ द आउटकम यू कैन से बाय दिस। इट इज द आउटकम ऑफ द इशू दैट कि राज्य के पास कोई धर्म नहीं है। आप उसको 27 से जोड़ के आप देख सकते हैं। उसी तरह से कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, होली प्रोवाइड जो स्टेट फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। विल सी इन डिटेल्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक बैकग्राउंड। कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। स्टेट फंड से चलने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। गॉट दिस पॉइंट? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस
shall be provided in any educational institution wholly provided by state fund. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की सहायता से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में आप धार्मिक इंस्ट्रक्शन, धार्मिक निर्देशन नहीं दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी ए बिट डिटेल ऑन दिस इशू। देखिए क्या है, इंडिया है क्या, ये अब 25 से 28 बनाया क्यों गया? वाई? इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, एक मिक्स सोसाइटी है। यहां पर एक धर्म नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक जाति नहीं है। यहां पर कई धर्म हैं और रिलीजियस टॉलरेंस के बगैर, रिलीजियस टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट है। रिलीजियस टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस। Why 25-28 is in the constitution? Because India is a pluralistic society. विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रांत हैं, असमानताएं हैं, तो हमको टॉलरेंस की जरूरत है हर तरह से। तो रिलीजियस टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए 25 से 28 को रखा गया। स्टेट डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। राज्य अपने आप को किसी एक धर्म के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और जो 25 से 28 हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? सर्टेन राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है क्या? सर्टेन राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। If we try to understand Article 25 to 28, what is this? Certain rights relating to freedom of religion. अगर हम 25 से 28 को एक आसान भाषा में कहना चाहें तो यह certain rights देता है freedom of religion को लेके। 25 से 28 और क्या बोलता है? Seek to protect religion and religious practices from state interferences. प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंसेस। अगली बात क्या है? ये सारी लाइन आप याद रखिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंसेस। जो रिलीजन है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो रिलीजन है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो धर्म है और जो धार्मिक क्रियाकलाप है, उसको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए स्टेट इंटरवेंशन से। राज्य के द्वारा रिलीजन, धर्म और धार्मिक क्रियाकलापों को एक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है एनी रिलीजियस ग्रुप। साथ में नो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, no specific protection to any religious group. Now you read together these two sentences. You read together. Protection from state interference. राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा। No specific protection to any religious groups. Try to understand these two. Try to understand these two concepts. समझ आ रहा? Try to understand these two concepts. साफ नहीं आ रहा क्या? साफ आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है? साफ आ रहा ना? इट्स क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंसेस। दो आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने रखे हैं, आप दोनों को फिर से पढ़िए। देखिए सवाल आपका जो आता है ऐसे ही आता है, कोई आपसे सीधे सीधे पूछने नहीं जा रहा है, कोई आपसे सीधे सीधे पूछने नहीं जा रहा है कि मुझको आर्टिकल 25 लिख दो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस। वो आपसे इन्हीं शब्दों के माध्यम समझेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंसेस, नो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टू एनी रिलीजियस ग्रुप्स। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट। राज्य न तो किसी धार्मिक संस्था को, धार्मिक समूह को कोई विशेष सुविधा देगा, और राज्य न तो किसी धर्म में और धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करेगा। These two are very interesting concept। आप इसे समझने की कोशिश करिए। I have written both together for you कि राज्य क्या करेगा और राज्य को क्या करना चाहिए। तो आर्टिकल 25 जो है वह एक सेक्युलरिज्म की बात करता है, और जो तीन शब्द है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। अब आते हैं 25 पे। प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन। हम 25 और 26 को एक साथ पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तीन शब्द हैं। इफ यू सी आर्टिकल 25 देयर आर 3 वर्ड्स, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि आप प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन एब्सोल्यूट राइट है। पहला ही सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स और subject to certain conditions. The first important word in Article 25, profess, practice, propagation. Profess, practice, propagation. यह जो तीनों शब्द हैं यह एब्सोल्यूट है या यह किसी भी तरह से कोई इन पर निर्बंध लगाया जा सकता है। जो निर्बंध क्या है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। क्लियर हो गया? यह जो तीन शब्द हैं प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, यह एब्सोल्यूट नहीं है। जब एब्सोल्यूट नहीं है तो इन पर निर्बंधन किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। अब दो सवाल प्रीलिम्स के आपके तैयार हुए कि जो किसी व्यक्ति को अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वह धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह? देखिए सवाल देखिए, अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या सत्य है? ए, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। बी, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। सी, यह एब्सोल्यूट है। डी, इस पर देश की अखंडता के आधार पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। नियंत्रण लगाया जा सकता है। बताइए, चलिए, अंतःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या सत्य है?
ए राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, यह एब्सोल्यूट है। इस पर देश की अखंडता के नाम पर आधार पर नियंत्रण लगाया सकता है। द स्टेट विल नॉट इंटरफियर, स्टेट विल नॉट इनकरेज एनी रिलीजियस ग्रुप, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। ऑन दिस राइट द रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड on the ground of the integrity of the nation. Tell me what's right? All correct. Vimlesh Singh all correct. Shweta Thakur ABD correct. Vimlesh Kumar Singh Vimlesh ABCD, Shweta Thakur ABD, Anu Yadav option D, Veena Singh ABCD, विमलेंद्र कुमार ABD। क्या सत्य है? सारे आंसर गलत हैं। राजेश चौधरी ABCD, सारे आंसर गलत आ रहे हैं। इतनी देर से पढ़ाने के बाद भी आंसर गलत हो जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? 20 मिनट पढ़ाया गया है और वही सवाल। नीरज पाई आपका भी गलत है। कम फास्ट। देखिए अगर आप सवाल नहीं हल कर, ABC अंचल आपका भी गलत है। योगिता जायसवाल गलत, विनोद राजपूत गलत। देखिए क्या है ना, अब आप कुछ करोगे सही हो ही जाएगा। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, सही है। राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं करेगा, सही है। यह एब्सोल्यूट है। नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। अभी मैंने बोला कि इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है लोकहित, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर। इस पर देश की अखंडता के आधार पर नहीं, अखंडता नहीं है शब्द उसमें। यू ओपन आर्टिकल 25, ओपन आर्टिकल 25। अर्पिता आपका भी गलत हो गया है। देश की अखंडता है, यू ओपन आर्टिकल 25, ओपन आर्टिकल 25। सब्जेक्ट आर्टिकल 25 में 3 शब्द हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। वेयर इज द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन? You read Article 25. Where is the word integrity of the nation? You see this. देखिए आप इसको। बताइए, एक भी सही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। सवाल क्या था? अंतःकरण की धार्मिक। देखिए आप लोग जरा यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी देखिए, किस तरह से सवाल आते हैं। मैं एक बार बार रिपीट करता हूं कि आप लोग सब प्रीलिम्स फेल करोगे अगर यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख के समझोगे नहीं कि किस तरह के सवाल आते हैं, तो आप लोग सब लोग फेल करोगे। कोई चांस फेल करने का नहीं होगा, कोई चांस पास करने का नहीं होगा। देखिए पहली बात क्या है? राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी क्या है? राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये एब्सोल्यूट कहां है? आप आर्टिकल 25 देखिए ना, जहां आ गया सब्जेक्ट टू, वो एब्सोल्यूट नहीं रहा। और 3 शब्द क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। गॉट इट? मिला नहीं मिला? यह पहली बात है। अब देखिए आर्टिकल 25(2)(a), आर्टिकल 25(2)(a, ये क्या है? ये रिफॉर्म की बात करता है। यह रिफॉर्म की बात करता है। आर्टिकल 25(2)(a) अगर आप देखें तो यह रिफॉर्म की बात करता है कि स्टेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इफ यू रीड आर्टिकल 25(a), रिफॉर्म की बात करता है। स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ
restricting any economic, financial, political or other activity which may be associated with religious practices. आर्टिकल 25(2)(a) देखिए आप, रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्टिंग किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से अटैच्ड गतिविधि पर राज्य कानून बना सकता है। देखो और सिंपल छोटा किया मैंने आपको, इसको छोटे समझते हैं। अगर 25(2)(a) समझिए तो क्या बोलता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस से अटैच्ड गतिविधि पर, क्या बोलता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस से अटैच्ड गतिविधि पर राज्य कानून बना सकता है। क्लियर नहीं क्लियर हुआ? यह एक रिफॉर्म की बात कर रहा है। आर्टिकल 25(2)(a) एक रिफॉर्म की बात कर रहा है। अगर इसको समझने की कोशिश करिए, क्या है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म की बात कर रहा है। आर्टिकल 25(2)(a) एक सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म की बात कर रहा है। गॉट इट? किसको समझ में आ रहा है? और 2B बात करता है हिंदू रिफॉर्म की। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B। जो 2B है वो क्या बात करता है? एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म or throwing open of Hindu religious institutions of public character to all class and section of Hindus. Just see 2A and 2B. Read 2 and 2B, 2A, 2AB, 2A and 2B. देखिए आप अंतर समझे कुछ है, 2A and 2B. See both together. See both together. 2A किसकी बात करता है? किसकी बात करता है 2A? रिलीजियस प्रैक्टिस की, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर। फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है सोशल, फाइनेंशियल पॉलिटिकल सोशल। अगर 2A आप देखिए तो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल, सॉरी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सेकुलर, फिर क्या है सेकुलर एक्टिविटीज। आप सेकुलर शब्द का ध्यान रखिएगा, नॉन सेकुलर नहीं है, ओनली सेकुलर। जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं उस पर एक नियम बनाने की बात कर रहा है। जो रिलीजियस प्रैक्टिस है स्टेट को प्रिवेंट नहीं किया सकता मेकिंग एनी लॉ रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। क्लियर हो रहा है? ये बोलता है 2A। अब आप देखिए 2B क्या बोलता है? सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू लिस्ट, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म एंड हिंदू इंस्टीट्यूशन, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन हिंदू। क्लियर हो गया? जस्ट ट्राई टू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं,
हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यह बात क्या करता है, जस्ट सी द 2A और 2B बात क्या करता है। अगर हम 2A और 2B को समझने की कोशिश करें तो 2A और 2B बोलते क्या हैं। 2A यह कहता है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यह बात करता है मेनली सेक्युलर एक्टिविटीज जो एसोसिएटेड हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, उसको रेगुलेट करने के लिए कानून राज्य बना सकता है। और जो 2B है वह सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर की बात करता है। 2B बात करता है सोशल रिफॉर्म और वेलफेयर। तो एक क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये। इट्स क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? देखिए सवाल इसी में से आएगा, क्वेश्चन इसी में से आएगा, बता रहा हूं। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने का। अभी सवाल बनाएंगे आप लोग फिर गलत कर दोगे। जो 25 का 2A और 2B है, इन दोनों के अर्थों को समझने की कोशिश करिए। जो 2A है वो क्या कहता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ अटैच्ड फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और उस तरह की सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, उसको राज्य कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में राज्य कानून बना सकता है। 2B बात करता है सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, जो हिंदू संस्थानों, हिंदू धार्मिक संस्थानों को, व्यक्तियों को खोलने के लिए है। आप फिर समझने की कोशिश करिए। देखिए आई एम अगेन रिपीटिंग, आर्टिकल 25 2A और आर्टिकल 25 2B, दो आपके पास संविधान में अनुच्छेद हैं। दोनों अनुच्छेद कहते क्या हैं, इन दोनों अनुच्छेदों के कहने का क्या रास्ता, कहना क्या चाहते हैं। जो आर्टिकल 25 का 2A और 2B है उसमें क्या बात कही जा रही है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि दो क्या है, जो 2A क्या है, राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन। ये क्या है, लिमिटेशन है, इट इज ए लिमिटेशन। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन of public health, moral and guaranteed. There is no such protection to activities which are economical, commercial और political in relation. जो limitations है इस पर नहीं लग रही है। टू ए, 2B। अब एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या है, एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी इज गारंटीड। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, सॉरी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, ये 3 लिमिटेशंस हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास धार्मिक स्वतंत्रता है, उस धार्मिक स्वतंत्रता पर यह 3 निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजियस सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी इज गारंटेड। इन तीनों के अलावा आपके पास स्वतंत्रता है, ठीक है, आपके पास धर्म की अबाध स्वतंत्रता है। सिर्फ ये 3 मामले नहीं आने चाहिए, लेकिन कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। 2A क्या बोलता है, नो प्रोटेक्शन। अगर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल
पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर नेचर को लेकर कोई कानून बनाया जाता है। तो प्रोटेक्शन किस पर नहीं है? इस पर नहीं है, 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 इस पर नहीं है। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हो रहा? देखिए, व्यक्ति के पास अंतःकरण की अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है वह पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इन 3 ग्राउंड पर, अगर 3 ग्राउंड किसी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए आपकी स्वतंत्रता से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा बात, जो 2A बोलता है कि अगर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर नेचर की कोई एक्टिविटीज को लेकर कानून बनाया जाए तो वह आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं है। किसको क्लियर नहीं हुआ? देयर इज नो पॉइंट टू गो अहेड अगर आपको समझ नहीं आता है। किसको क्लियर नहीं हुआ? तो आप क्या कह सकते हैं, भारत के संविधान ने अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी है, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता में कुछ रोक है, उस स्वतंत्रता में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहला क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। अगर यह 3 किसी तरह से बाधित होते हैं तो आपको धर्म की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। दूसरा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेक्युलर एक्टिविटीज को लेकर अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, कोई रेगुलेशन किया जाता है, तब आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। किसको क्लियर नहीं है वो आप लिखो। जया शुक्ला क्लियर हुआ आपको? अर्पिता क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। और को बताओ किसको क्लियर नहीं है? आई हैव नो इशू टू रिपीट इट। देखिए, यह सवाल यह समझ में आसानी से नहीं आता है, इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई क्राइम नहीं हो गया है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हो तो आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। Anyone in the lot who is not able to understand, देखिए 1000 लोग वॉच कर रहे हो, ऐसा तो नहीं सबको समझ आ गया है। किसको समझ में नहीं आया है? अब टू बी क्या है? एनी लॉ जिसका संबंध किसके हो? सोशल वेलफेयर रिफॉर्म से हो, या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सबके लिए खोलने से हो, अगर किसी कानून का संबंध इन चीजों से हो तो उस कानून को कोई समस्या नहीं होगी। तो जो आपके धर्म की स्वतंत्रता है वह प्रोटेक्शन नहीं पाती है। अगर किसी कानून का संबंध इससे या इससे है तो उस कानून के उससे कारण आपके जो धर्म की अबाध स्वतंत्रता है, जो आपके धर्म की अबाध स्वतंत्रता है, वह प्राप्त नहीं होती है। तो 25(2)A and 25(2)B are exception to the general rule of protection to the religious instruction। और सवाल क्या आएगा? What are the exception to the rule of the right of the freedom guaranteed in the Constitution? सवाल बनाइए। धर्म की अबाध स्वतंत्रता के बारे में
क्या सत्य है? ए, यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बी, यह देश की एकता अखंडता के नाम पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। सी, सामाजिक सुधारों के नाम पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। डी, धर्म निरपेक्ष गतिविधियों के नाम पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। What is true about the right of the religion? A, it is the fundamental right of the people. B, it can be restricted on the ground of integrity of the nation. C, on the issue of the social welfare, the restriction may be imposed. On the issue of the secular activities, the restriction may be imposed. Tell me fast. Tell me fast. बताओ जल्दी, जल्दी बताइए। सवाल टफ है, सवाल आसान नहीं है। क्वेश्चन इज टफ। क्वेश्चन इज नॉट इजी, आई एम अगेन रिपीटिंग। ए एंड डी, वीना सिंह बोल रही हैं ए एंड डी, बी भी गलत है और सी भी गलत है। अच्छा, सूरज ए एंड सी, मार्गदर्शन वालों को कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है। अभिषेक वर्मा को तो कोई उत्तर नहीं आता है। योगिता जायसवाल ए सी डी, ए सी डी, बोलिए। और कोई? ए, आखिर आप लोगों को सवाल सही क्यों नहीं होते हैं? वही चीज पढ़ाई जाए वही आपसे गलत क्यों हो जाती है? बताइए, जो चीज पढ़ाई जाए वही आपसे गलत क्यों होती है? तनु ने बी छोड़ दिया। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह फंडामेंटल राइट है। सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके 25(2)B से हमने लिया हुआ है। डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह 25(2)A से लिया है। सारा झगड़ा इसमें है, एकता अखंडता। अब यह इंटरप्रेट के पब्लिक ऑर्डर क्या देश की एकता अखंडता को रोकता है या नहीं रोकता है? इट इज इंटरप्रिटेशन। पर्पजली आई यूज, यह देश की एकता अखंडता के नाम पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। इट इज अ वेरी क्रूशियल इशू। एकता और अखंडता शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है। इफ यू रीड द आर्टिकल 20 आर्टिकल, तो वहां पर शब्द क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ।
तो क्या पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या देश की एकता अखंडता पे खतरा नहीं आता है? पिछले सवाल में हम लिखा था एकता और अखंडता शब्द की बात की शायद। अब अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो क्या एकता और अखंडता पे खतरा नहीं आता है? टेल मी, अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या एकता अखंडता में फर्क नहीं आ रहा है? जस्ट ट्राई टू सी दिस। अगर पब्लिक ऑर्डर एकता और अखंडता को डिस्टर्ब करता है, मान लीजिए कश्मीर में हंगामा हो गया, कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां शुरू हो गई, वहां पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, देश की एकता और अखंडता पे क्या खतरा नहीं है? तो दिस इज द इशू। देखिए क्या है ना, आप लोग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अनलेस अंटिल यू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स एग्जामिनेशन यू कैन नॉट सक्सीड। आप अपने दिमाग का विस्तार करिए, आप अपने को एनालिसिस पे, सीधे सवाल नहीं आएंगे, सीधे सवाल नहीं आएंगे। जो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है, जो यूनिवर्सिटी में होती है, कॉलेजेस में होती है, बहुत से कोचिंग्स कराते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। यू नीड टू सी हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड। That's why I am taking a lot of time in each part, each section, each article, so that you can able to understand that. तो आप इस बात को ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से आएगा। चलिए, ये हो गया 25(2)A एंड 25(2)B, जो क्या बोलता है, जो यह बोलता है कि किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो 25(2)A और 2B इस बारे में बात करता है। अब देखिए 2B को जरा समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द 2B। लेट्स डिवोट ए फ्यू टाइम ऑन 2B, जो कि बात करता है सोशल रिफॉर्म की। 2B इज टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्म। 2B इज टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्म। जो 2B है वह 2 एक्सेप्शन देखता है, उसमें 2 एक्सेप्शन है, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर एंड सोशल। अगर इसको आप तोड़िए, एक क्या है, आप इसको तोड़िए, सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। अगर आप 2B को तोड़िए तो पहला क्या है, सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। जैसे आप 2B को तोड़ते हैं, आपको 2 शब्द, दूसरा क्या है, थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पब्लिक नेचर भी एक शब्द है। अगर आप 25(2)B को तोड़ें तो 2 शब्द दिखता है, सोशल वेलफेयर, एक पहला दिखता है सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। जो भी कानून बनाया जाए सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म के नाम पे। दूसरा, थ्रोइंग ओपन ऑफ ऑल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक नेचर। किसको, ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। गॉट इट? यह 2 एक्सेप्शन है। 25(2)B यह 2 एक्सेप्शन देता है कि इन 2 आधारों पर बनाया गया कोई भी नियम कानून फंडामेंटल राइट जो प्रोवाइड किया गया है, राइट टू रिलीजन, उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। मतलब क्या हुआ, यह 2 अपवाद हैं, इन अपवादों को ध्यान में रखकर अगर कोई कार्रवाई की जाती है, कोई कानून बनाया जाता है, तो वह कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करता है। क्लियर नहीं हुआ? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? तो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म
is not intended to cover the basic essential creed of religion which are protected under Article 25(1). अब एक समझने की जरूरत है कि आप ये रिलीजन है क्या, व्हाट इज रिलीजन। हम इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि सारा का सारा झगड़ा रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर है। लेट्स अंडरस्टैंड ए बिट धर्म, कि हमारा धर्म क्या है, जो एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द रिलीजन। अब देखिए, रिलीजन की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है कि रिलीजन क्या है, मैटर ऑफ फेथ ऑफ इंडिविजुअल है। मैटर ऑफ फेथ, मैटर ऑफ फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। यह नास्तिकों के लिए भी है। जो बौद्ध और जैन हैं वह नास्तिक हैं, लेकिन उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी देवता को, किसी ईश्वर को पूजें, तो जरूरी नहीं है, आस्तिकता आवश्यक नहीं है, आस्तिकता आवश्यक नहीं है, थीस्टिक एटीट्यूड आवश्यक नहीं है, आस्तिकता आवश्यक नहीं है। There is no necessity of the Article 25 to have the claim of Article 25, to have the claim of protection under Article 25. You do not have the theistic attitude. आपको आस्तिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो ऐसे धर्म हैं जहां पर गॉड की संकल्पना उस तरह नहीं है जैसी हम करते हैं, उन धर्मों में भी आस्तिकता की बात कही गई है। तो आर्टिकल 25 अपने एक्सेप्शन के साथ व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 25 क्या प्रोटेक्ट करता है, रिलीजियस फेथ एंड नॉट प्रैक्टिस। आर्टिकल 25 क्या प्रोटेक्ट करता है, रिलीजियस फेथ। It protects religious faith. It protects religious faith. यह आपके धार्मिक आस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। वह उस प्रैक्टिस को नहीं करता है जो पब्लिक ऑर्डर को, जो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जो पब्लिक ऑर्डर को कंडेम करती है, जो पब्लिक ऑर्डर को कंडेम करती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। यह रिलीजियस फेथ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जैसी प्रैक्टिस जो पब्लिक ऑर्डर को कंडेम करती है, काउंटर करती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो अगर हम गारंटी देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, नॉट ओनली द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ओपिनियन बट प्रोटेक्ट द एक्ट्स ऑल्सो इन डन परसुएंस ऑफ रिलीजन। यह एक्ट्स डन इन, अब यही सवाल आएगा आपके प्रीलिम्स में, परसुएंस ऑफ रिलीजन। सवाल क्या आएगा, क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, ए रिलीजन, बी एक्ट्स डन इन परसुएंस ऑफ रिलीजन। उस धर्म को मानने के, उस धर्म को मानने के लिए, उस धर्म के मानने में जो आप कार्य करते हो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटेक्शन है 25 और 26 में, यह एक्सटेंड करता है गारंटी टू गारंटी फॉर रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेंस। देखिए 25 और 26 को साथ समझने की जरूरत है। रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेंस, जो आपके धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो आपकी धार्मिक रूढ़ियां हैं, उनको भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह यहां तक बढ़ता है कि आपके रिचुअल ऑफ ऑब्जर्वेंस को भी वह स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसमें आपकी सेरेमनीज भी हैं एंड मोड ऑफ वर्शिप, सेरेमनीज भी हैं, सेरेमनीज भी हैं एंड मोड ऑफ वर्शिप है। अब ये क्या है, ये अगर उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है,
अगर वह उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है तब इसको प्रोटेक्शन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यह सिर्फ धर्म को ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, धर्म से जुड़ी उन गतिविधियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो धर्म को मानने के रास्ते में, धर्म को मानने की प्रक्रिया में जितनी भी कार्रवाइयां की जाती हैं, उन सारी कार्रवाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें क्या आता है? रिचुअल्स हैं, ऑब्जर्वेंस हैं, सेरेमनीज हैं, मोड ऑफ वर्शिप है, लेकिन यह आवश्यक है वह उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट हो। अगर नहीं है तो सुरक्षा नहीं है। आउटकम क्या हो गया? नीड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, नीड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, नीड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। जो रिचुअल्स हैं, ऑब्जर्वेंस हैं, सेरेमनीज हैं, मोड ऑफ वर्शिप है, जो भी है, अगर उसको सुरक्षा प्राप्त करनी है, अगर सुरक्षा चाहिए तो उसको क्या होना होगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। यह सुप्रीम कोर्ट का आउटकम है। किसी को समस्या है? लिखिए अगर समस्या है तो फास्ट, अगर समस्या है तो लिखिए। गॉट इट? तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वह यहां तक विस्तारित होता है, यहां तक आके बात करता है। तो जो अगर हम आर्टिकल 25 को देखें तो आर्टिकल 25 भी इस बात को क्लियर कर देता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वुड नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम थ्रोइंग ओपन ऑल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कलेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। और जो आर्टिकल 25(2) है, यह राइट कंफर्म करता है, इज ए राइट कंफर्म ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज टू इंटर इनटू पब्लिक टेम्पल। अब जो 25(2) है, 25(2) है क्या है? यह हर आदमी को अधिकार देता है कि वह हिंदू मंदिरों में प्रवेश करे। जो आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2 भी है वह इस बात का अधिकार देता है कि हर वर्ग का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे। तो आर्टिकल 25(2) इज मच वाइडर इन कंटेंट्स। अगर हम आर्टिकल 25(1) द फैक्ट अगर हम देखें तो कि आर्टिकल 25 डील्स विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिकल 25(2) इज मच वाइडर इन कंटेंट। 25(1) and 25(2). 25(2) is much wider to its content. यह ज्यादा विस्तारित है। आर्टिकल 25(2) जो है वह ज्यादा विस्तारित है। इट इज मच वाइडर टू इट्स कंटेंट। और यह ज्यादा बड़ी बात करता है राइट ऑफ कम्युनिटीज एंड कंट्रोल। जो आर्टिकल 25(1) जो आर्टिकल 25(2) है यह ज्यादा बड़ी बात करता है। जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, जरा इसको हम लोग टाइम लगाते हैं। जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया, राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 25(2), जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 25(2), जो किया गया है अंडर आर्टिकल 25(2), स्पेसिफिकली अंडर 25(2)(b), इसको हम देखते हैं। जो सोशल रिफॉर्म की बात होती है, जो 25(2)(b) में जो एक राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, नेसेसरली सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस और regulations, and such limitations or regulations arise in the process of harmonizing the right conferred by 25(2)(b) and protected by 26(b). अब 25(2)(b) और 26(b) देखते हैं। हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग
कि जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 25(2)(b), यह कुछ लिमिटेशंस के सब्जेक्ट है। जो 25(2)(b) में राइट दिया गया है वह कुछ लिमिटेशंस के सब्जेक्ट है, और सच लिमिटेशंस और रेगुलेशंस, वो जो लिमिटेशंस हैं रेगुलेशंस हैं, कहां से राइज होते हैं? अराइज इन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग द राइट्स कन्फर्म्ड बाय द आर्टिकल 25(2)(b) विथ दैट प्रोटेक्टेड बाय 26(b). 26(b) और 25(b) में एक सामंजस्य की आवश्यकता है। (25(2)(b) कुछ अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ 25(2)(b) को 26(b) के साथ एक सामंजस्य की स्थापना करनी होगी। क्लियर हो नहीं हो रहा है? किसको ये क्लियर नहीं हो रहा है? किसको यह क्लियर नहीं हुआ? सब क्लियर हो गया? 26(b) है क्या? पढ़ गया आप? 26(b) है मेंटेन इट्स ओन रिलीजियस अफेयर। (26)(b) क्या है? मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। तो 26(b) क्या बोलता है कि अब धार्मिक शिक्षा केंद्र अपने धार्मिक मामलों को जिस तरह से चाहे मैनेज करें। अब यहां पर 25(2)(b) और 26(b) में एक सामंजस्य की स्थापना है। 26(b) और 25(2)(b) दोनों को साथ साथ समझना होगा, क्योंकि 25(2)(b) एक धार्मिक सुधार की बात करता है और वो कहता है हिंदू संस्थाओं को सबके खोल देना चाहिए, और 26(b) क्या बोलता है कि अपने धार्मिक संस्थाओं को मैनेज करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसलिए अगर कोई सवाल बनेगा वह इन दोनों को मिलाकर बनाया जा सकता है। तो जो 26(b) है और 25(2)(b) है, दोनों इस बात से जन्म लेते हैं कि जो भी आपके रिचुअल्स हैं वह आपके धर्म के इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। अगर वह इंटीग्रल पार्ट नहीं होंगे तो उनको सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। तो जो एक रिलीजन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। नाउ कम ऑन दिस एस्पेक्ट, व्हाट constitute an integral part of religion? क्या ऐसा है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन के बारे में कहा जाता है? चूंकि सारा का सारा जो डिसीजन है वह यहीं आकर टिकेगा। अगर 25 और 26 को इंटरप्रेट करना है तो एक केयरफुल बैलेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको समझना पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट वुड बी क्या? टेस्ट होगा क्या? वेदर इट इज रिगार्डेड एज सच बाय द कम्युनिटी फॉलोइंग द रिलीजन और नॉट। अगर इसको डिसाइड करना है, टू डिसाइड अ क्वेश्चन दैट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन और नॉट, व्हाट इज द क्वेश्चन? Whether a given religious practice is an integral part of religion or not. What is the test? Test would be whether it is regarded as such by the community following the religion or not. जो कम्युनिटी रिलीजन को फॉलो कर रही है, जो कम्युनिटी रिलीजन को फॉलो कर रही है, उसका दृष्टिकोण सबसे आवश्यक है। उसका दृष्टिकोण सबसे आवश्यक है। अगर इस बात का फैसला आप नहीं कर पाएंगे, अगर इस बात का फैसला आप नहीं कर पाएंगे तो 25-26 में कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे।
चूंकि सारा का सारा मामला यही सुटता है कि जो आपकी रूढ़ियां हैं, जो आपके क्रियाकलाप हैं, वह इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है नहीं। अब वो डिसाइड कैसे होगा? उस कम्युनिटी का दृष्टिकोण देखना होगा जो उस रिलीजन को फॉलो कर रही है, और वह कम्युनिटी किस तरह देखती है इसको क्वेश्चन हमेशा, जब कोर्ट क्वेश्चन देगा क्या करेगा? वह इंक्वायर करेगा whether practice in question in religion in whether the practice in question is जो भी फैसला करेगा वो फैसले में क्या करेगा? जब भी कोई फैसला होगा वो फैसला किस तरह से होगा? वो फैसला इस बात से होगा कि वह इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है। इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है। इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है। वह इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है। द होल क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन दिस फैक्ट कि वह इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं है। जैसे आप ब्राह्मण पुजारी, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ब्राह्मण पुजारी, किसी शिव मंदिर में अगर कोई एक नॉन ब्राह्मण पूजा के लिए अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या वह एक ब्राह्मण पुजारी को पूजा के लिए महंत बनाना धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है? धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे कि कोई अगर नॉन ब्राह्मण को अगर पूजा के लिए रिलीजियस अगर शिव टेम्पल में बनाया जाए तो वह धर्म के मूल भाग के अंदर आता है या नहीं आता है। तो पर्सन कंसर्न, अब उसका क्या है कि जो पर्सन, अब कहा क्या, जो आदमी पुजारी बने उससे पूजा पाठ की विधि आनी चाहिए। जो आदमी पुजारी बने उसे पूजा पाठ की विधि आनी चाहिए। अब ब्राह्मण पुजारी और गैर ब्राह्मण पुजारी, इसके बारे में डिसीजन कैसे होगा? कोई भी आदमी अगर वेल वेस्ट है, ट्रेंड है, पूजा कर सकता है, वर्शिप कर सकता है, तो यह पेडिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। पेडिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। पेडिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? जिससे पूजा की विधि आती हो। इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट। गॉट इट? आप फिर समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई एक नॉन ब्राह्मण को पूजा किसी शिव मंदिर में पूजा के लिए अपॉइंट कर दिया जाए और अगर वह व्यक्ति पूजा पाठ की विधि जानता है तो क्या इसलिए कि वह ब्राह्मण नहीं है, क्या इसलिए कि वह ब्राह्मण नहीं है उसको हटाया जा सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, पेडिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। पेडिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है तो यह धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं हुआ। सेकंड, काऊ स्लॉटर एट बकरीद। क्या बकरीद पर काऊ स्लॉटर करना धर्म की स्वतंत्रता है? नहीं। काऊ स्लॉटर धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। काऊ स्लॉटर धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। क्लियर हो नहीं हो रहा है? जिसको क्लियर ना हो तुरंत लिखो। काऊ स्लॉटर जो है, गाय की हत्या करना, यह इंटीग्रल पार्ट नहीं है। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि मुस्लिम इंसिस्ट करें स्लॉटर ऑफ हेल्दी काऊ, हेल्दी गाय का, स्वस्थ गाय की हत्या का आग्रह नहीं किया जा सकता। बकरीद पर का आग्रह
बकरीद पर नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट से दैट कि वी वॉन्ट टू स्लॉटर द काउ ऑन द बकरीद एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? राइट फास्ट। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि जो धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, उस धर्म के इंटीग्रल पार्ट को सिर्फ आप धार्मिक स्वतंत्रता में रख सकते हैं। तीसरा देखिए, पर्दा। मुस्लिम पर्दा नहीं कर सकते। क्यों? स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। मुस्लिम का पर्दा यह नहीं कर सकते। क्यों? यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर्दा सिस्टम इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। पर्दा सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ इस्लामिक लॉ, नॉट ए पार्ट ऑफ इस्लामिक, नॉट ए पार्ट ऑफ इस्लामिक लॉ। यह इस्लामिक लॉ का पार्ट नहीं है। अगर मुस्लिम विधि का भाग नहीं है तो यह इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता है। सिख, अनशॉर्न हेयर, ये क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट है। बाल जो है वह सिख धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। बाल रखना वो सिख धर्म का इंटीग्रल। तो कीपिंग अनशॉर्न हेयर इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिख रिलीजन। अगर किसी को इस आधार पर सिख इंस्टीट्यूशन में एडमिशन न दिया जाए, सिख इंस्टीट्यूशन में एडमिशन न दिया जाए, कि आपका अनशॉर्न हेयर नहीं है, तो यह सही, ठीक है, हां ठीक है, चूंकि यह मुस्लिम धर्म का यह सिख धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिख धर्म। सेकेंड मैरिज बाय हिंदू मेल इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ। सेकेंड मैरिज बाय ए हिंदू मेल in presence of first wife। ये क्या है? टेल मी। द सेकेंड मैरिज ऑफ द हिंदू फर्स्ट वाइफ डज नॉट यह एक धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिंडा यह इंटीग्रल पार्ट है। जो श्राद्ध है और पिंडा है, लेकिन क्या श्राद्ध है और पिंडा इंटीग्रल पार्ट है। श्राद्ध पिंडा क्या है? यह एक इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए यह कहा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वही आप कर सकते हो जो रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। Only for this part to explain, I have traveled a long way। वही रिचुअल्स ऑब्जर्वेशन, वही रिचुअल्स और ऑब्जर्वेंस, वही रूढ़ियां, वही नियम कानून, वही रूढ़ियां और नियम कानून धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं जो रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैन कस्टम्स, यस यस यू आर राइट। देखो, जो कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब के सब वही हो सकते हैं
जो रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटीग्रल पार्ट है वही होगा। अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यह कोर्ट निर्णय करेगी। क्या वोमेन मंदिर में पूजा कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? वाई नॉट? क्यों नहीं कर सकती हैं? वोमेन का पूजा करने का अधिकार धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। पूजा करने का अधिकार इंटीग्रल पार्ट है। महिलाओं और पुरुषों में विभेद नहीं किया जा सकता। आप जितना ही सवाल पूछेंगे उतने बेहतर होगा। सबसे ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कम ऑन द सेकंड कॉन्सेप्ट, जो आपका फंडामेंटल राइट है, वह किसी अदर के फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट न करे। Got this issue? A person can exercise his religious freedom so long as it does not come into the conflict with the exercise of fundamental rights of others. सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तब तक कर सकता है जब तक दूसरे को प्रभावित न कर रहा हो। जब तक दूसरे को प्रभावित न कर रहा हो, जब तक दूसरे को प्रभावित न कर रहा हो। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तब तक है जब तक वह दूसरे को प्रभावित न कर रहा हो। अगर दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है कैन नॉट एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन। वन फंडामेंटल राइट ए पर्सन मे हैव टू को एग्जिस्ट एंड हार्मनी विद अदर्स। तो एक आदमी का अधिकार दूसरे के अधिकार के साथ सामंजस्य रखे। The fundamental right of one person has to have a coexistence with the fundamental right of another person. अगर दूसरे के साथ आपका संघर्ष हो रहा है तब वो ठीक नहीं है। जो वर्ड प्रोपोगेट है, यहीं से वर्ड प्रोपोगेट का डिस्कशन स्टार्ट होता है। जो 25(1) का जो वर्ड प्रोपोगेट है वो यहीं से इसकी व्याख्या स्टार्ट होती है कि क्या प्रोपोगेट दूसरे को बाधित कर सकता है। क्या शब्द प्रोपोगेट दूसरे को बाधित कर सकता है। क्या प्रोपोगेट में कन्वर्जन का राइट है। क्या प्रोपोगेट में कन्वर्जन का राइट है, धर्म परिवर्तन का अधिकार है। क्या रिकन्वर्जन एंड कन्वर्जन सेम है। क्या रिकन्वर्जन का राइट कन्वर्जन के राइट से अलग है। रिकन्वर्जन राइट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्जन राइट, इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्जन राइट। ये सारे के सारे अधिकार यहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आप इस बात करते हैं कि एक व्यक्ति के मूल अधिकार का दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार से सामंजस्य होना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए,
जैसे ही आप कोई एग्जिस्टेंस सामंजस्य की बात करते हैं, वैसे बात शुरू होती है कि प्रोपोगेशन इज एन एब्सोल्यूट थिंग। क्या प्रोपोगेशन आदमी कर सकता है जो दूसरे को प्रभावित करे? तो इसीलिए कहा गया जो प्रोपोगेशन है आर्टिकल 25(1) में, इज नॉट राइट टू कन्वर्ट द अनदर पर्सन टू हिज ओन बिलीफ। आपके पास प्रोपोगेशन में कन्वर्जन नहीं आता है। प्रोपोगेशन में कन्वर्जन नहीं आता है। तो एक आपका प्री का सवाल ही भी हो गया कि इज कन्वर्जन एंड प्रोपोगेशन आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग विथ ईच अदर। तो आपके पास राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू ओन रिलीजन नहीं है, बट टू ट्रांसमिट स्प्रेड वंस रिलीजन बाय एक्सपोजिशन ऑफ इट्स टेनेंट्स है। तो अपनी बात को प्रसारित करने का अधिकार है, अपनी बात को अपने धर्म के मूल्यों को, अपनी बात को अपने धर्म के मूल्यों को प्रसारित करने का अधिकार है। यू कैन प्रोपोगेट, यस, बट नो कन्वर्जन। अपनी बात को अपने धर्म के मूल्यों को प्रसारित करने का अधिकार है, लेकिन आपको कन्वर्जन करने का अधिकार नहीं है। तो जो आर्टिकल 25A है, वो सेइंग इज नॉट द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन्स ओन रिलीजन बट टू ट्रांसमिट योर ओन बिलीफ। आर्टिकल 25 व्हाट सेइंग फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट टू फॉलोअर्स ऑफ एनी वन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। इट इज अपने बात को कहने का अधिकार है। वॉट इज फ्रीडम फॉर वन इज फ्रीडम फॉर अदर एंड इक्वल। जो एक आदमी का फ्रीडम है, जो एक व्यक्ति का अधिकार है, वह सबका है। जो एक व्यक्ति का अधिकार है वह सबका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कन्वर्जन का अधिकार है। हम अपनी बात को कह सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया, कन्वर्जन बाय फोर्स एंड कन्वर्जन बाय परसुएशन। कन्वर्जन शुड ऑल्सो बी कवर को कन्वर्जन। आप फिर करते हैं, रिकन्वर्जन भी कहते हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्या है, कितना भी ज्यादा आप पढ़ाओ कम है। लाउड स्पीकर यह आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता है, धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता है, नहीं आता है। क्या आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके आप अपनी पूजा पाठ करो, यह आप में, यह आपके अंदर नहीं आता है। तो अगर आप, अब हम 25(2)A का थोड़ा सा देखते हैं, जो इसमें एक शब्द है सेक्युलर नेचर, एक शब्द है सेक्युलर नेचर इन 25(2)A। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जो जहां जहां सवाल बन सकते हैं उसको ज्यादा हम हैमर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आर्टिकल 25(2)A है वह क्या बात करता है कि स्टेट रेगुलेट कर सकता है उन एक्टिविटीज को जो इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल और सेकुलर नेचर की हैं। अब कोई एक्टिविटी जो रेगुलेट की जा रही है वह रिलीजियस है या सेकुलर है, रिलीजियस वर्सेस सेकुलर। अगर हम 25(2)A को पढ़ें तो इस पर अलाउंस नहीं है, यह आप कर सकते हो। अगर हम 25(2)A को पढ़ें तो रिलीजियस नेचर पर आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू ओनली ऑन सेकुलर नेचर। इफ यू रीड द केयरफुली द 25(2)A, तो वह क्या बोलता है कि आप उन्हीं एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हो जो सेकुलर हैं, रिलीजियस नहीं है। अब कौन सी एक्टिविटीज सेकुलर हैं और कौन सी रिलीजियस हैं, इट्स ए वेरी वेरी बिग क्वेश्चन टू डिफाइन इट। जो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी,
ये क्या है? ये सेक्युलर है, इट इज ए सेक्युलर नेचर। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? यह सेक्युलर नेचर है। अगर किसी आधार पर आप कोई प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, वह सेक्युलर एक्टिविटी है। और इसको क्या कर सकता है? स्टेट कैन रेगुलेट, स्टेट कैन रेगुलेट। The management of property is the secular nature, therefore the state can regulate। तो जो आर्टिकल 25A है वह क्या कंटेम्पलेट करता है? स्टेट रेगुलेशंस नॉट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल। तो यह रिलीजियस प्रैक्टिस को बैन करता है। यू कांट रेगुलेट, यू कांट रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिस। आप रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन रेगुलेट, यू कैन रेगुलेट द सेक्युलर इश्यूज। जो 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वह सेक्युलर इश्यूज हैं। तो एक सवाल और आपका बन गया, वह एक सवाल आपका और बन गया। क्या सवाल है कौस्तुभ का? यस 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 कौस्तुभ, यू आर राइट, कि आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन रेगुलेट द सेक्युलर इश्यूज। तो जो अधिकार प्रदान किया गया है 25(2)A में, वह सिर्फ उसके लिए है कि जहां पर सेक्युलर एक्टिविटीज हैं। तो राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेंपल इज ए प्योरली सेक्युलर। अब आप यहीं से 25(2)A और 26B साथ साथ आते हैं। जो राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेंपल इज सेक्युलर मैटर एंड कुड नॉट बी रिगार्डेड एज रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 25(1) और एज अमाउंटिंग मैटर ऑफ रिलीजन अंडर सेक्शन 26B। आप 26B के साथ भी देखें, आप यू जस्ट सी द 26B। व्हाट 26B इज सेइंग? 26B is saying to manage its own affair, matter of religion, matter of religion, matter of religion। हम यहां क्या बोल रहे हैं? टू मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप इसको पढ़िए, मैटर ऑफ रिलीजन। तो 25(2)A एंड 26B अगर दोनों को पढ़ें तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी रेगुलेटेड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बिकॉज इन 26B द वर्डिंग हैज बीन मैटर ऑफ रिलीजन। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए मैटर ऑफ रिलीजन। किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है, वेरी गुड। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए मैटर ऑफ रिलीजन। दैट्स वाई आर्टिकल 25(2)A एंड 26B इफ वी रीड टुगेदर, देन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज ए सेक्युलर कैरेक्टर। तो कोई लॉ अगर पास होता है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ए टेंपल, इट कैन नॉट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 और 26। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई लॉ पास होता है, को लेकर अगर कोई कानून पास होता है, वह 25 और 26 का उल्लंघन नहीं कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस जैसे स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल्स, स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल्स, ये क्या है?
यह आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगर आप, यह आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब यहीं पर आपका जो 25(2) है आपकी हेल्प करता है। यह आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। अगर आप अगर आप स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाते हैं तो वह कानून अवैध नहीं होगा। और यह नहीं कहा जा सकता कि प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउज और द काफ has been held to be intra-violates the constitution। तो बिकॉज यह हेल्ड किया गया है कि वह वायलेटिव नहीं होगा। स्लॉटिंग ऑफ द एनिमल्स इज कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपनी जो देश की संरचना है, उस देश की संरचना में कृषि एक महत्वपूर्ण भाग है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का भाग है। इसलिए अगर स्लॉटर ऑफ एनिमल्स पे कोई कानून बनता है, बछड़ों को बचाने का कोई कानून बनता है जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, और तब यह कानून अवैध नहीं होगा। तो स्लॉटर ऑफ एनिमल इज कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लॉ कैन रेगुलेट द सेम। इस बात को लॉ रेगुलेट कर सकता है। लेकिन उसी के साथ जलीकट्टू है, जो दूसरा जलीकट्टू नाम सुना होगा। इस पे कहा गया यह किसी रिलीजन का पार्ट नहीं है। यह रिलीजन का पार्ट नहीं है। जलीकट्टू जो है एक गेम है, थोड़ा से कहते हैं आक्रामक गेम है, आक्रामक है। इसको कहा गया कि यह किसी भी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। नाउ लेट्स सी द 25(2)(b), लास्ट पार्ट। लेट्स सी द 25(2)(b). अब 25(2)(b) में दो फॉर्म है, सोशल रिफॉर्म और दूसरा क्या है, थ्रोइंग ओपन हिंदू इंस्टीट्यूशंस। दो चीज इसमें आप देख रहे हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें 25(2)(b) में है कि सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं और हिंदू रिलीजन मर्जी को बात करते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो इंट्रोड्यूस करता है प्रिंसिपल ऑफ मोनोगमी फॉर हिंदू इज अनडाउटेड लॉ प्रोवाइडिंग बाय द सोशल रिफॉर्म। जो हिंदुओं में एक पत्नी वाला है, एक पत्नी प्रथा है, यह क्या है, यह सोशल रिफॉर्म है। यह क्या हो गया, यह सोशल रिफॉर्म हो गया। और फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट डू नॉट टच अपॉन द पर्सनल लॉ ऑफ पार्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट है वो पर्सनल लॉ को टच नहीं करता है। पर्सनल लॉ अलग है, पर्सनल लॉ को टच नहीं करता है। तो फंडामेंटल राइट और पर्सनल लॉ को उन्होंने अलग अलग तरह से देखने की कोशिश की है। तो फंडामेंटल राइट डू नॉट टच अपॉन द पर्सनल ऑफ द पार्टीज। आर्टिकल 25 इन्वॉल्व करता है ए सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एक्टिविटीज, सेक्युलर एक्टिविटीज एंड सोशल एक्टिविटीज। अगर आप देखें तो रिलीजियस, सोशल एंड सेक्युलर, तीन एक्टिविटीज को यह कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, एग्जामिन करता है। जो हमारा आर्टिकल 25 है यह तीन चीजों को देखता है, रिलीजियस, सेक्युलर एंड सोशल। और यह जो तीनों एक्टिविटीज में सिर्फ प्रोटेक्टेड यह है, यह 25 सिर्फ प्रोटेक्ट करता है इसको नहीं करता है, इसको नहीं करता है। अगर इसको लेकर कानून बनाया जाएगा, इसको लेकर बनाया जाएगा, वह कानून सही होगा। इसको लेकर कोई कानून बनेगा तो 25 प्रोटेक्ट करेगा। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? कौस्तुभ, आपके सवाल का जवाब यह है कि संविधान में ही लिखा है ओनली हिंदू इंस्टीट्यूशन 25(2)(b) में, और पर्सनल लॉ और फंडामेंटल राइट में उन्होंने डिफरेंट किया है। क्योंकि हिंदू इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा गया है, मुस्लिम के बारे में नहीं लिखा गया। दैट्स द रीजन कि वह उसका कहते हैं टेक ओवर नहीं करते हैं। अब तीन हो गए, रिलीजियस, सोशल, सेक्युलर।
तो जो एक कंट्रोलिंग है, जो एक उसको नियमित करने की बात है, उसमें आप सोशल को नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 बच्चों से ज्यादा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसको हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया। कोर्ट ने इस प्रोविजन को 2 आधार पे किया, एक हेल्थ ऑफ फीमेल और दूसरा सोशल वेलफेयर रिफॉर्म। जो 2 बच्चों से ज्यादा चुनाव, 2 बच्चों से ज्यादा रखने वाले चुनाव न लड़े, इसको 2 ग्राउंड पे कोर्ट ने सही बताया। एक हेल्थ ऑफ द फीमेल, दूसरा एक सोशल रिफॉर्म है। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके दिख रहे हैं आपके आर्टिकल 25 से, सोशल रिफॉर्म एंड हेल्थ ऑफ द फीमेल। इन 2 आधारों पे कहा यह बात सही है। अब स्टेट कैन थ्रो ओपन हिंदू इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक करेक्टर। देखिए हिंदू जो इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस हैं, उसमें आप पब्लिक करेक्टर याद रखिएगा। हिंदू रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उसमें कौन से हैं? जो पब्लिक हैं, जो पब्लिक करेक्टर के हैं, सबके लिए नहीं है। एक्ट बोला है ओनली द पब्लिक करेक्टर, इसलिए 25(2) भी इनेबल करता है स्टेट को टू टेक स्टेप टू रिमूव द अनटचेबिलिटी अमंग्स द हिंदूज। 25(2) भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है राइट टू एंटर टेंपल फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप। लेकिन यह भी अनलिमिटेड राइट नहीं है। इट इज नॉट अनलिमिटेड राइट। वर्शिप इज नॉट अनलिमिटेड। जो 25(2) में दिया गया है वह वर्शिप के लिए है, लेकिन वर्शिप इज नॉट अनलिमिटेड राइट। हिंदू क्लेम नहीं कर सकते कि उनके लिए मंदिर हमेशा 24 घंटे ओपन रहे। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि एक बैलेंस की आवश्यकता है। योर 25 हैज बीन डन। Then next class I will start 26. You can see out of the constitution I have taken more than 90-minute time only to explain one section, that's section 25. In 90 minutes time I was able to explain only section 25. Yes. 25(2)A में नहीं है। जो आपका हिंदू वाला इशू है वो 25(2)B में है। 2A में हिंदू शब्द नहीं है। 2A इज द 2A 2B में फर्क है। 2A बात करता है रेगुलर रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटीज पे, और 2B बात करता है सोशल रिफॉर्म के बारे में, सोशल रिफॉर्म के बारे में और हिंदू इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने के बारे में। क्या स्टेट किसी रिलीजन को प्रॉपर्टी दे सकता है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए? क्या स्टेट किसी रिलीजन को प्रॉपर्टी दे सकता है मंदिर मस्जिद बनाने के लिए? आई विल टेक अप दिस इशू ऑन द नेक्स्ट क्लास। यह एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि क्या राज्य किसी मंदिर मस्जिद के लिए जगह दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर आप संविधान को देखें तो कोई संविधान क्या बोलता है कि आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर राज्य यह कहे मंदिर मस्जिद के लिए जगह देना वह एक पब्लिक ऑर्डर में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वह जगह दे सकता है। आई विल टेक अप दिस इशू इन द डिटेल। और कोई सवाल? देखिए एक बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा। यू चेंज योर स्टाइल ऑफ रीडिंग, यू चेंज योर स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप इस तरह से तैयार नहीं कर सकते जैसे हम लोग तैयार कराना चाह रहे हैं, यस you are right, Kaustubh. Under Article 25(2)A, state can make a law for mosque, can make a law for mosque. मॉस्क के लिए लॉ बनाया जा सकता है, because there is nothing prevented in the constitution not to make law for the mosque. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी डिसीजन लिया है, व्हेन आई वाज टीचिंग द फंडामेंटल राइट और द अर्लियर पोर्शन आई एक्सप्लेन यू, जब हमने कस्टम के बारे में पढ़ाया था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है कि इन सब मामलों में फैसला राज्य करे, कोर्ट को इन मामलों में न घसीटा जाए। अब ये फैसला सही है या गलत है, प्रिंसिपल सही या गलत है, उससे बेहतर है कि मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने एक पॉलिसी डिसीजन क्या लिया हुआ है। इसलिए अगर आप देखें तो कोर्ट मैक्सिमम पर्सनल लॉ पर जजमेंट नहीं देता है।
मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था जब हम आपको कानून पढ़ा रहे थे जिसमें कस्टम, यूसेज, ट्रेडिशंस की बात कर रहे थे। आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट। ज्योति कुमारी का है सर 25(2)(b) अधिकार सिर्फ हिंदू मंदिर के लिए। यस यस ज्योति, आप 25(2)(b) पढ़िए, आपको साफ मिलेगा। देखिए मैं क्या, आप मेरी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, मैं उस एक्ट की ही इंटरप्रिटेशन करता हूं। जो आपके एक्ट में लिखा होता है उसको फिर मैं केस लॉ से अटैच करता हूं, देन आई ट्राई टू इंटरप्रेट फॉर यू। तो अगर आप 25(2)(b) देखें तो उसमें हिंदू मंदिर शब्द का इस्तेमाल ही हुआ है, तो हिंदुओं के अलावा किसी और के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है 25(2)(b) का। कोई और क्वेश्चन? एनीवन else has प्रॉब्लम? देखिए क्लासेस आपके बहुत चल रहे हैं। ये 3 दिन क्लास में आपकी ले रहा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में, 4 दिन मैं लेता हूं ऑनलाइन IAS क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा पे। तो आप चाहे वहां भी क्लास ज्वाइन तो वहां क्या है, वहां नेशनल मूवमेंट में इकोनॉमिक हिस्ट्री चल रही। क्या है, आप लोग आए हो लेट, क्लास लेट स्टार्ट हुई है और टीचर्स बहुत ज्यादा हैं, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए एक फोरम पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपसे सलाह यह है कि आप लोग सारे क्लासेस को देखो। जैसे वहां पे इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, और यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं द राइज ऑफ द नेशनलिज्म। तो क्या होगा, दोनों क्लास मिलके आपका फ्रीडम स्ट्रगल पूरा हो जाएगा। नहीं तो आपका अक्टूबर तक कोर्स कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपका ज्योग्राफी का कोर्स ठीक चल रहा है, काफी हो गया है, हिंदी का कोर्स चल रहा है, पॉलिटी आपकी हो जाएगी, पॉलिटी आप निश्चिंत रहिए, बिफोर योर एग्जाम से पॉलिटी हो जाएगी। आपकी इकोनॉमिक्स में करा रहा हूं वाया करंट अफेयर्स। आपकी जो हिस्ट्री है दैट इज द प्रॉब्लम, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो आप लोग दोनों चैनल पे, दोनों चैनल एक ही हैं, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का चैनल है, एक ऑनलाइन IAS बाय वीरेंद्र ओझा का है। उस चैनल पे क्या है, बहुत ज्यादा लेक्चर ऑलरेडी हैं, वहां 2 साल से पढ़ाई चल रही है और धीरे धीरे सारे वहां के लेक्चर यहां भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि वहां पर भी जो लेक्चर देख सकें देख लें। अपना लक्ष्य क्या है, आप लोग पास करो एग्जाम। द इंटेंशन विच वी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम पास करो, किसी भी तरह से पास करो। तो आप लोग इसमें कोशिश करो, ध्यान देने की कोशिश करो। जो सवाल हैं आप उसके बारे में जरूर पूछें, आपको जो समस्याएं हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं रहा हो तो उसको भी आप बताएं कि टॉपिक सर हमें एक्सप्लेन आप कर दीजिए, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। हम इसको आर्टिकल 25 से आगे स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।